नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास पढ़ रहे थे हम, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत हमने अंग्रेजों की बहुत सारी विजय देख ली थी। जैसे अंग्रेजों ने कर्नाटक को जीत लिया था, मैसूर जीत लिया था, फिर ऊपर बंगाल जीत लिया था, और मराठों को, जो सबसे बड़ी शक्ति बन के उभर रहे थे भारत में, उनको भी भारत में ही रहकर परास्त कर दिया था। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे कि एक और शक्तिशाली जो राज्य था पंजाब, उसको अंग्रेज किस तरह से जीतते हैं। और इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा, और थोड़ी सी जो सिख लोगों की क्या पोजीशन थी उस समय, किस स्थिति में थे, इस चीज पर भी थोड़ा सा हमको नजर डालने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं मिसल की। मिसल का अर्थ होता है एक सैन्य संगठन। सैन्य संगठन को सिख लोगों का मिसल कहा जाता था उस समय। और ये मिसल जो थे, इनकी टोटल संख्या थी 12। मतलब उस समय में 12 मिसल हुआ करते थे, और इन्हीं में से एक प्रमुख मिसल था जिसका नाम था सुकरचर्या मिसल। सुकरचर्या, टोटल 12 मिसल थे, इनमें से एक मिसल था जिसका नाम था सुकरचर्या। और इसी सुकरचर्या मिसल के जो प्रमुख थे महासिंह, इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे का नाम ये रखते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। देखो, अब होता यह है, मिसल किसको कहा जाता है? तो मिसल कहा जाता है सिखों के सैन्य संगठन को। उस समय में टोटल 12 मिसल हुआ करते थे, और इन्हीं में से एक प्रमुख मिसल था सुकरचर्या मिसल। इसके प्रमुख थे महासिंह, और महासिंह के बेटे का नाम था रणजीत सिंह। इतनी बातें क्लियर। अब ये जो रणजीत सिंह थे, ये जब 12 साल के थे ना, तो इनके पापा जो है वो खत्म हो जाते हैं। मतलब इनके पापा की डेथ हो जाती है। अब 12 साल की उम्र में ये जो बच्चा है 12 साल का, ये बनता है मिसल का प्रमुख। ठीक, क्लियर। 12 साल की उम्र में ये जो रणजीत सिंह है, ये मिसल का प्रमुख बनता है। और प्रमुख बनने के कुछ टाइम बाद, ये बात है 1792 की बात है, ये 1792 की बात। ठीक, 1792 में राजा रणजीत सिंह जो है, ये सुकरचर्या मिसल का प्रमुख बनता है। और इसी क्रम में 1799 में ये जो है लाहौर को जीतता है। लाहौर उस समय काफी समृद्ध जगह होती है, तो लाहौर को ये जीत लेता है 1799। मतलब देखिए, हम लोग पीएससी की तैयारी शुरू नहीं किए रहते हैं। 19 साल की उम्र, और 19 साल की उम्र में इस आदमी ने लाहौर जैसी जगह को जीत लिया जाकर। और इतना ही नहीं, 1802 में अमृतसर को भी जीत लिया। ठीक, इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो मुल्तान, पेशावर, इन सारी जगहों को भी जीत लिया इसने। मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, है ना, और लाहौर, अमृतसर, इस तरीके से इन सारी जगहों को धीरे धीरे करके ये जीतता गया। और कुछ समय बाद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। मतलब देखिएगा, करीब करीब अपन ऐसे भारत के मैप में देखें तो कुछ इस तरह से जो राजा रणजीत सिंह है, उसका साम्राज्य हुआ करता था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। राजा रणजीत सिंह काफी रिनाउंस्ड राजा बन गए उस समय के, काफी शक्तिशाली इनकी सेना बन गई। अब ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण एशिया की सेकंड सबसे शक्तिशाली और सबसे लार्जेस्ट आर्मी इन्हीं की थी, राजा रणजीत सिंह की। तो फर्स्ट किसकी थी? ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों की थी, क्योंकि अंग्रेज तो कितनी सारी जगहों को जीत चुके हैं ना। तो पहले नंबर पे अंग्रेजों की आर्मी थी, और दूसरे नंबर पे राजा रणजीत सिंह की आर्मी को कहा जाता है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि रणजीत सिंह की जो आर्मी थी ना, उसमें सिर्फ भारतीय और सिर्फ सिख लोग शामिल नहीं थे। रणजीत सिंह की आर्मी में अमेरिकी लोग शामिल थे, फ्रांसीसी लोग शामिल थे, पुर्तगाली लोग शामिल थे, इवन ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। और इस तरह से बहुत सारे जगहों के अलग अलग और काफी बड़े बड़े पदों पर ये जो है ना विदेशी लोगों को रखते थे, जिससे विदेशी तरीके से इसकी सेना का संचालन किया जा सके। तो इस तरीके से काफी
अच्छे व्यक्तित्व के और काफी डायनेमिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार होता यह है कि जो अब्दाली होता है ना, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और उसके पहले नादिर शाह, तो नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ रहता है। तो नादिर शाह क्या करता है, भारत आता है तो यहां से कोहिनूर के हीरे को अपने पास ले जाता है अपने साथ। अब होता यह है कि अब्दाली जो होता है ना, अहमद शाह अब्दाली, मराठों का युद्ध जीत के वहां जाता है। तो उसके बाद उसका जो पौत्र होता है उसका नाम होता है शाह शुजा। शाह शुजा, शाह शुजा, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र रहता है ये। तो ये जो शाह शुजा जो है ना, इसको इसका भाई आकर इसकी गद्दी से, अब ये वहां का शासक होता है लेकिन इसको इसकी गद्दी से इसका जो भाई है वो अपदस्थ कर देता है। और ऐसी स्थिति में राजा रणजीत सिंह जो है वो इसकी सहायता करता है और शाह शुजा को पुनः गद्दी पर स्थापित करता है। तो जब स्थापित करता है ना, तो बदले में एज अ गिफ्ट शाह शुजा कोहिनूर हीरे को वापस राजा रणजीत सिंह को देता है, और इस तरह से जो कोहिनूर हीरा है वो वापस से भारत में आता है। ठीक, ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में 1809 की बात है, 1809 में अमृतसर की संधि करते हैं ये अंग्रेजों के साथ। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना है कि बस दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का कुछ संधि होता है इनके बीच। अमृतसर की संधि 1809 में, ये याद रखिएगा, ईयर इसका इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछा जाता है। ठीक है, एक फ्रांसीसी इतिहासकार है विक्टर जैकमा, विक्टर जैकमा, ये बताते हैं, ये फ्रांसीसी थे ना, और नेपोलियन भी फ्रांस का था। तो ये बताते हैं कि राजा रणजीत सिंह और उनकी सेना जो है वो नेपोलियन से भी श्रेष्ठ थी, ऐसा कहना है विक्टर जैकमा का, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक और इतिहासकार रहे हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसियों का युद्ध किस तरह से हुआ। इसके पहले देखते हैं कि 1839 में, 1839 में जो राजा रणजीत सिंह होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। आरएस मतलब रणजीत सिंह। ठीक, दिमाग को ना दौड़ाइएगा ज्यादा। ये हो गया राजा रणजीत सिंह। ठीक है, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके कुछ उत्तराधिकारी होते हैं, है ना, जैसे खड्ग सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, वैसे होते हैं दिलीप सिंह, दिलीप सिंह। एक रानी का नाम आता है रानी जिंदन, दिलीप सिंह की माता होती है ना, ये पत्नी मत सोचिएगा, आप बाजू में लिखा है तो इस तरीके से कुछ और लोगों का नाम आता है। खड़ग सिंह हो गया, नौनिहाल सिंह हो गया, दिलीप सिंह हो गया, फिर रानी जिंदन का भी नाम आता है। तो अंतिम रूप से अब हमको देखना है आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें हमको ये दोनों जो है हमारे काम के हैं। इन दोनों के टाइम तक के अंग्रेजों का उतना इंटरफेयर नहीं रहा है। ठीक है, तो दिलीप सिंह और रानी जिंदन। आज सुबह एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर घर में पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं बोला भाई देख, मैं तो घर से जब पढ़ा सकता हूं तो तुम घर से पढ़ तो सकते ही हो यार, बिल्कुल, क्या करना है, कुछ बहुत ज्यादा घर में है। और अभी का तो टाइम भी ऐसा है कि देखिए इतना अच्छा अवसर है ना अभी के टाइम में आपके पास, इतना अच्छी तरीके से आप खुद को बूस्टअप कर सकते हैं, इतना अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई में एक जो फ्लो है उसको ला सकते हैं अभी, क्योंकि अभी कोई काम ही नहीं है ना आपके पास। थोड़ा बहुत चले घर का काम करते होंगे तो उसमें भी पूरे 24 घंटे को भी अगर आप मिला लेंगे तो आपके काम के लिए 2 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ साथ जैसे आपको टाइम पास करना है, चलिए आप मूवी भी देख, पर डे एक मूवी देखिए ना, और आराम से फास्ट फॉरवर्ड करके भी नहीं, एकदम आराम से देखिए, विथ सॉन्ग देखिए, गाने को भी आप फॉरवर्ड मत कीजिए। 3 घंटे में खत्म होगा एक मूवी, फिर भी 3 तो 5 घंटे हो जाते हैं। आराम से आप 10 घंटे सोइए, फिर भी 15 घंटे होते हैं, और उसके बाद भी 9 घंटे आपके पास बचते हैं। उस 9 घंटे में से 6 घंटे भी हटा दो, 3 घंटे तो पढ़ लो यार, अच्छे से निकलेगा एग्जाम का। अब अभी क्योंकि इससे ज्यादा फुर्सत का टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, लिख के ले लीजिए, तो हर आपदा को अवसर में बदलिए आप, है ना, और अभी पढ़ाई कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आगे, बात मानिए आप, है ना। तो चलिए हम कहा थे, तो दिलीप सिंह जो है ये राजा बनते हैं सिखों के।
अब दिलीप सिंह जो है ना, इनके साथ अंग्रेजों की होती है क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो देखिए दो बड़ी शक्तियां थी ना, एक अंग्रेज थे और दूसरा राजा रणजीत सिंह की जो सेना थी वो थी। तो इस तरह से 1845 में दो युद्ध होते हैं, एक मुदकी का युद्ध होता है और एक होता है फिरोज शाह का युद्ध। मुदकी का युद्ध और फिरोज शाह का युद्ध, और इन दोनों युद्धों में निर्णय नहीं हो पाता है फाइनली। फिर 1846 में सबराओं का युद्ध होता है और सबराओं के युद्ध जो है वो निर्णायक सिद्ध होता है, और यहीं से लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच में, ठीक है। तो ये लाहौर की संधि के अंतर्गत ना कहा जाता है कि भाई सतलज नदी, जैसे आप देखिए तो इस तरह से कुछ भारत का ऊपर वाला हिस्सा बनता है। अब यहां से कुछ इस तरह से आती है सतलज नदी, है ना। तो इस सतलज नदी के दक्षिण का जो हिस्सा है ये अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन इस सतलज नदी के जो उत्तर का हिस्सा है इस पर अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सिखों का रहेगा। इस तरह से बातें होती है इस संधि में, लाहौर की संधि में। इसके अलावा अंग्रेज जो है वो दिलीप सिंह को राजा मान लेते हैं कि हाँ भाई आप राजा हो, हम मान लिए। लेकिन ये जो दिलीप सिंह जो होता है ना, ये काफी मतलब बच्चा होता है उस समय, ठीक है। और लाल सिंह को दिलीप सिंह के वजीर के रूप में अंग्रेज स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने तो बोल दिया था लाहौर की संधि से कि भाई हम जो है सतलज नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आदत से तो मजबूर है। ये क्या करते हैं, कुछ समय बाद उठा के जो कश्मीर है उसको गुलाब सिंह को बेच देते हैं, ठीक। कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया इन्होंने। अब ये गुलाब सिंह वही है ना, बाद में जो इसके जो वंशज थे हरि सिंह, वो कश्मीर के शासक होते हैं ना, वही भारत के विलय पत्र में हस्ताक्षर करते हैं हरि सिंह। ये वही हरि सिंह के वंशज है गुलाब सिंह। तो अंग्रेज जो है वो कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिए। अब बेचे तो दिमाग खराब हो गया लाल सिंह का, ये तो ऑलरेडी बच्चा है दिलीप सिंह, क्योंकि अभी लाल सिंह वजीर है, मतलब अल्टीमेटली शासन का जो काम है वो इसी को देखना होता था। तो इसका दिमाग खराब हुआ, ये विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने का हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। फाइनली फिर इनको भैरोवाल की संधि करनी पड़ी, और यह संधि तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई फिर। तो कुल मिलाकर के इस विद्रोह का कोई मतलब नहीं निकला, अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया और भैरोवाल की संधि हुई। तो भैरोवाल की संधि से में क्या क्या हुआ था कि जो दिलीप सिंह है, क्योंकि अंग्रेजों का तो ऑलरेडी खुन्नस हो गया था लाल सिंह से, तो ये विद्रोह कर दिया क्योंकि, तो बोले कि दिलीप सिंह के वयस्क होते तक के जो लाहौर है, राजधानी इनकी थी लाहौर, तो लाहौर में अंग्रेजी सेना रहेगी, आपके दरबार में एक रेजिडेंट रहेगा, मतलब वो पूरा सहायक संधि टाइप का ही इनसे, जो भैरोवाल की संधि से इनसे किया जाता है, ठीक। और इस तरह से जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसकी समाप्ति भैरोवाल की संधि 1846 से होती है। 2 साल चलता है ये युद्ध, 1845 और 1846। इसमें और बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जानने लायक नहीं है। तो अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये 1848-49 में हुआ था। 48 और 49 2 साल, ये भी। पहला वाला 45-46, दूसरा वाला 48-49, याद रखिएगा, आराम से याद होगा, है ना। तो क्या होता है, अंग्रेजों को बहाना चाहिए भाई अब कि यहाँ पे सहायक संधि टाइप का तो इनसे हम कर लिए भैरोवाल की संधि से, लेकिन इनको पूर्ण रूप से वहां का आधिपत्य चाहिए था। तो ये बहाना ढूंढते रहते थे। और इसी क्रम में जो मुल्तान था, तो वहां देखिए जैसे बैठा है लाहौर में दिलीप सिंह राजा बन के, तो अलग अलग जो उसके प्रांत थे उसमें अलग अलग वो गवर्नर को स्थापित करता था। तो इसी क्रम में मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज, उसको क्या करते हैं अंग्रेज जो है अपदस्थ कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। और इसी क्रम में विद्रोह हो जाता है वहां के गवर्नर को हटाने से। और फिर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है, जैसे 1848 में रामनगर में युद्ध होता है, 49 में चिड़ियावाला का युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध भी कुछ निर्णायक सिद्ध नहीं होते। और सीधे 1849 में गुजरात का युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है वो निर्णायक सिद्ध होता है। इसमें जो सिख जो है वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, ठीक। अब सिख हार गए तो इनको अब कंट्रोल करना था, तो सबसे पहले तो इनके राजा को यहां से भगाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में राजा को भगाने के लिए ये प्लान करते हैं, और सीधे जो इनका राजा था दिलीप सिंह, इसको 5 लाख पर एनम के पेंशन पे लंदन भेज देते हैं, लंदन। और इसके साथ साथ वो जो रानी होती है ना, इनकी माता रानी जिंदन, वो भी जाती है, ठीक।
इनको भेज दिया गया लंदन, मतलब अब राजा विहीन राज्य, तो ये तो पूरा अब अंग्रेजों का ही हो गया। अब देखिए ये जो क्या करता है दिलीप सिंह जो होता है ना, अब इनके पास तो है क्या, कोहिनूर हीरा, तो इस हीरे को ले जाता है और ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट कर देता है, और इस तरह से जो कोहिनूर हीरा है वो भारत आने के बाद एक बार फिर से ब्रिटेन चला जाता है, और वहां की जो महारानी होती है उनके जो ताज हैं उन पर उस पर इसको लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज जो है ये सिखों को भी जीत गए, है ना। अब इसके बाद हम इसके बाद की जो क्लासेस है उसमें क्या करेंगे कि 1857 की क्रांति भी पढ़ सकते हैं अपन, या तो फिर अंग्रेजों की कुछ नीतियां जो प्रमुख प्रमुख इस बीच में इतने सारे जो युद्ध अंग्रेजों ने लड़े थे ना, तो इस बीच में उनकी प्रमुख प्रमुख नीतियां कौन सी आई थी उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप, है ना। और इसके साथ साथ एक और विषय शुरू करने का है। अभी देखिए जैसे छत्तीसगढ़ चल रहा है, आधुनिक भारत चल रहा है, प्राचीन भारत चल रहा है, इसके साथ साथ एक विषय और शुरू करने का है। तो वो आप कमेंट करके बताइए कि आप पहले कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे। जिस विषय को लेकर ज्यादा कमेंट रहेंगे उस विषय को फिर इसके साथ अभी जो चल रहा है ना, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, चैनल में प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस का, है ना। तो आप प्लेलिस्ट से जाके हेल्प लेंगे तो आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिलेंगी। तो बताइएगा जिस विषय पर ज्यादा कमेंट होंगे उस विषय को शुरू किया जाएगा अभी 1-2 दिन के अंदर। और इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।